तो बड़ा पहले लेक्चर्स में एवापोरेशन पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर क्या है, कैसी प्रॉपर्टी होती है, ये लिक्विड्स की ये प्रॉपर्टी है। तो वेपर प्रेशर को हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये भी। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये पानी है, इस पानी को हमने एक क्लोज कंटेनर में बंद किया है और इस पानी को दिया है हमने टेम्परेचर। आपने एवापोरेशन में पढ़ा, जैसे आप लिक्विड को हीट करेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर फॉर्म में जाएगा। इस प्रोसेस को आप बोलते हैं एवापोरेशन। तो यहाँ पे क्लोज कंटेनर है, हमने जैसे पानी मालिक्यूल्स को हीट किया उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो दिए द वेपर्स फॉर्म। यहाँ पे क्या बन रहा है, वेपर्स बन रहे हैं और इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं एवापोरेशन का नाम। इसको नाम क्या दे रहे हैं, एवापोरेशन का नाम दे रहे हैं। लेकिन कंटेनर क्लोज है, ये वेपर्स बाहर नहीं जा सकते, दे अगेन ट्रैप, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और फिर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द लिक्विड स्टेट और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो एवापोरेशन वाटर का या लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना और कंडेंसेशन का मतलब है वेपर्स का लिक्विड में कन्वर्ट होना। तो ये प्रोसेस एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा कि जितने पानी के मालिक्यूल्स वेपर्स में जाएंगे उतने वेपर्स वापस लिक्विड स्टेट में आएंगे और हम बोलेंगे कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपके पास रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मीन्स जितने पानी के मालिक्यूल्स वेपर में जाएंगे उतने मालिक्यूल्स आपके लिक्विड में आएंगे। रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। और जब ये दोनों रेट्स बराबर हो जाते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि ये जो वेपर्स हैं ना, ये कंबाइन होके लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो इस प्रेशर को हम बोलते हैं केमिस्ट्री में वेपर प्रेशर। जैसे नाम से जाहिर है कि ये वेपर, ये कौन प्रेशर कौन लगा रहे हैं, वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसी वजह से इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसको डिफाइन करते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स व्हेन दे आर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड स्टेट। तो आपको याद करना चाहिए, वेपर प्रेशर एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल होती है। ये तब इस्टेब्लिश हो जाए जब रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएं। उसके बाद ये वेपर्स जो हैं अप्लाई करते हैं प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल। तो इस प्रेशर को हमने क्या नाम देना है, वेपर प्रेशर। तो अभी देखें, इसमें एक जो मेन कॉन्सेप्ट की बात है वो ये होती हैं कि जो वेपर प्रेशर है इट इज़ इंडिपेंडेंट। ये एक तो सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करता। तो हमने अब अगर डिस्कस करना है पहली बात कि सरफेस एरिया पे ये जो है आपका वेपर प्रेशर वो डिपेंड नहीं करता, पहली बात। वैसे तो हमने पढ़ा था कि एवापोरेशन जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ एवापोरेशन ज़्यादा होगी, पढ़ा था। लेकिन वेपर प्रेशर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। अगर मैं कहूँ कि पानी का वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 टार है एक गिलास में, तो सेम टेम्परेचर पे कंटेनर में पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर वही 300 टार ही होगा, क्योंकि सरफेस एरिया पे ये वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। तो इसकी वजूहत क्या है, देखें
जितना सरफेस एरिया ज़्यादा उतना एवापोरेशन ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है अगर 50 मालिक्यूल्स जाएंगे वेपर फेज़ में, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गई, तो 50 को वापस भी आना है ना लिक्विड फेज़ में, कंडेंस भी होना है ना, तभी तो रेट ऑफ एवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाएंगे। अगर एक गिलास पानी का है उसकी सरफेस एरिया कम है, जाहिर सी बात है यहाँ 5 मालिक्यूल ऊपर जाएंगे तो 5 मालिक्यूल वापस आ जाएंगे। रेट जो है दोनों का इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ भी सेम तरीके से इस्टेब्लिश होगा, यहाँ भी सेम तरीके से इस्टेब्लिश होगा। इसी वजह से ये इंडिपेंडेंट होता है, एक तो किसका, सरफेस एरिया का। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता, 10 डेसीमीटर क्यूब में भी वही सेम टेम्परेचर पे, 100 पे भी वही। इट इज़ आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ेगा, फिर रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा, उसको भी टाइम लगेगा। इसी तरह वॉल्यूम डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर्स कम होने लगेंगे, तो कंडेंस का प्रोसेस भी कम होगा, फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे भी डिपेंड नहीं करता। दिस आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड की अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करता, चाहे आप कितना भी लिक्विड, एक ड्रॉप पानी का उसका भी वेपर प्रेशर सेम, तो एक नहर पानी का होगा उसका भी वेपर प्रेशर सेम होगा। तो वेपर प्रेशर इज एक एग्जांपल ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट इज़ एस्टेब्लिश व्हेन रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन बराबर हो जाता है। और आपको ये भी याद करना है कि ये सरफेस एरिया कितना भी बढ़ा दें, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना भी बढ़ा दें, या अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना भी बढ़ा दें, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो अभी बात करेंगे ये डिपेंड किस पे करता है। तो पहली बात, जो वेपर प्रेशर होता है, इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन फर्स्ट फैक्टर दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले भी हमने डिस्कस किया, फोर्स विच प्रोड्यूस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसको बोलते हैं। तो देखें वेपर प्रेशर का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ दो रिलेशन है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लो होगा, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा, लो होगा या वीक फोर्स होगा, तो उससे क्या होगा कि वेपर प्रेशर आपका हाई होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो अगर हमने पहले भी बात की, जैसे गैसोलीन है, पेट्रोल थोड़ी भी टेम्परेचर पे जल्दी वेपर में जाएगा तो जल्दी कंडेंस भी होगा, मीन्स रेट ऑफ एवापोरेशन अगर फास्ट तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी फास्ट। जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम भी यहाँ पे, डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे जल्दी इस्टेब्लिश होगा और यहाँ पे वेपर प्रेशर भी जल्दी क्रिएट होगा, मीन्स वेपर प्रेशर वैल्यू इज़ हाई इफ़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं तो जाहिर सी बात है उनको तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज़्यादा देना पड़ेगा ना, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। अभी वेपर्स को भी वेपर्स को भी लिक्विड को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने में भी टाइम लगेगा। ये वेपर देर से बनेंगे तो कंडेंस भी देर से होंगे, फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम भी देर से होगी, तो इसी वजह से वेपर प्रेशर भी आपका लो हो जाएगा। तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, वेपर प्रेशर आर लो। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज हाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लो, वेपर प्रेशर हाई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग तो वेपर प्रेशर लो हो जाएगा। तो पहली बात ये डिपेंड करता है ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर। उसके बाद देखें, इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन एन अदर फैक्टर दैट इज़ टेम्परेचर। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कौन, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे लिक्विड्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो उससे वजूहात क्या बनेंगे कि जल्दी वेपर्स आएंगे।
जब वेपर्स जल्दी बनेंगे तो कंडेंस जल्दी होंगे, इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी हाई होगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज, वेपर प्रेशर इज आल्सो इंक्रीज। और किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज़ कांस्टेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 300 टार है, तो हमेशा ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड जब भी टेम्परेचर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचेगा, आपका यही टेम्परेचर रहेगा। अगर पानी की बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका वेपर प्रेशर 760 टार है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज़ कांस्टेंट। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 300 टार था ना, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, मीन्स डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जितनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी एस्केपिंग ज़्यादा होगी, उतने प्रेशर्स ज़्यादा क्रिएट करेंगे वो मालिक्यूल्स। इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन द, आपके पास आता है इंटरमालिक्यूलर फोर्स। अभी जो एक और फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, दैट इज़ इम्प्योरिटीज़। देखें, इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, आपके पास ये बात याद करनी चाहिए। इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास देखें एक वाटर मालिक्यूल है, प्योर वाटर मालिक्यूल है, और दूसरा मेरे पास क्या है, इम्प्योर है, मीन्स इसमें कोई भी इम्प्योरिटी है, जैसे नमक है, जैसे साल्ट है, शुगर है, या कोई भी इम्प्योरिटी है। तो आप याद कर लें, दीज इम्प्योरिटीज़ अफेक्ट द वेपर प्रेशर, मीन्स जो इम्प्योर वाटर होगा या जो सॉल्यूशंस होते हैं, इन सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर लो होता है, जबकि प्योर का वाटर का, प्योर लिक्विड्स का वेपर प्रेशर हाई होता है। तो इम्प्योरिटीज अफेक्ट द वेपर प्रेशर। अभी ये क्यों देखें, तो अकॉर्डिंग टू रीजन्स के देखें कि जब कोई भी लिक्विड है उसमें जब इम्प्योरिटीज़ होती हैं तो वो क्या करती हैं, इम्प्योरिटीज़ के अपना लेयर उनके सरफेस के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर बना देती हैं। जाहिर सी बात है, वेपर में भी कन्वर्ट होना, एवापोरेशन भी तो सरफेस से होता है ना। अभी इम्प्योरिटीज़ ने अपना लेयर बना दिया तो इससे पानी के मालिक्यूल को एवापोरेट होने में टाइम लग जाता है, मीन्स दिक्कत हो रही है, दे कांट ईजीली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है ताकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाए और ये इन मालिक्यूल से को ब्रेक करके, इस लेयर को ब्रेक करके एवापोरेट हो जाएं। तो इसी वजह से यहाँ वेपर में कन्वर्ट होने में, वेपर बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब ज़्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, तो उसको कन्वर्ट, फिर ये कंडेंस हो, फिर इक्विलिब्रियम आ जाए। इसी वजह से इम्प्योरिटीज़ का वेपर प्रेशर लो होता है, जबकि प्योर्स का वेपर प्रेशर हाई होता है। तो ये वेपर प्रेशर है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट अपॉन दीज 3 फैक्टर्स, वाइल इट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, टेम्परेचर एज वेल एज इम्प्योरिटीज़। तो इसी तरह हमारे पास ये क्या है, आपके पास ये आपके लिक्विड की प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर होती है।